हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके बीच फिर से आ गए हैं मैथ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। पिछली क्लास में बच्चा हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लिए हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए बच्चा, पहला चीज जो आपको समझना है ये है, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था, फिर भी एक बार आप नज़र इस पर डाल लीजिए कि क्या होता है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उससे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना बच्चा, तो कितने प्रकार का ग्राफ बनता है? आप कहेंगे 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे सर पहला प्रतिच्छेदी बनता है, दूसरा समांतर बनता है और तीसरा संपाती बनता है। फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि भैया अब ये बताइए प्रतिच्छेदी की पहचान कैसे होती है, समांतर की पहचान कैसे होती है, संपाती की? तो आप कहेंगे बड़ी सिंपल सी बात है सर, आपने हमको ये बताया था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो वो प्रतिच्छेदी होता है। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 हो जाता है वह क्या हो जाता है बच्चा? वह संपाती का हो जाता है। और अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो ये समांतर का होता है। तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया था उसका यहां पे एक ढंग से देखा जाए तो कंक्लूजन एक ही पीडीएफ में आपको दे दिया गया है, जिससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चा, ये यहां से आपका प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट है। यहां से प्रश्नावली 3.1। आइए बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं इस चीजों को। पहला दिया गया है, क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। देखो बच्चा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप लोग जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम आपको देता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो पहला नजर आप उस पर करिएगा कि हमको निकालना क्या है, हमसे क्वेश्चन में कौन सी चीज पूछ रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बच्चा आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना, सबसे पहले उसी को मान लो। क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा, बड़ा ढेर सा बड़ा सा, डराने की कोशिश करेगा, बट आपको डरना नहीं है। आप आराम से एक बार नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर आप उसमें यह ढूंढ लिए कि इसमें हमको निकालना क्या है। जो निकालना है उसको मान लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो मेरी जान सबसे पहले आप लड़कों और लड़कियों की संख्या को मान लो। चलिए मानते हैं, मानते हैं बच्चा। यहां पे लिखिए माना, माना लड़कों की संख्या। तो बच्चा यहां पे लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं? मानते हैं कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है, तथा बच्चियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या y होगी। पहला स्टेप यही रहेगा, जो निकालना है उसको मानना है। मान लिया लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब ध्यान से सुनो, ये पहला स्टेप आपको। दूसरा स्टेप में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो 2 कंडीशन आपको देगा। हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन देगा। उन दोनों कंडीशन से आपको 2 समीकरण बनाने होंगे। हमने क्या बोला? 2 कंडीशन देगा, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाने हैं। ढूंढते हैं पहली कंडीशन। तो देखो पहली कंडीशन पहली लाइन में ही इसने बोल दिया है। क्या बोला है? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थियों ने। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी। अच्छा, टोटल विद्यार्थी 10 हैं तो 10 में लड़कियां होंगी कुछ और लड़के होंगे कुछ। अगर एक क्लास में मान लेते 50 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगे। मतलब अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? कुल संख्या के बराबर। और कुल संख्या कितना है? 50 है। लेकिन यहां पर कुल संख्या कितना है? 10 है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, 10 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़की भी है लड़के भी हैं, तो हम कहते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, आप कह रहे हैं सर लड़कों की संख्या 10 x है, लड़कियों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे लड़कियों की संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, इसको बना लो बच्चा समीकरण नंबर पहला। मैंने क्या बोला, दो कंडीशन आपको दी रहेगी, दो कंडीशन से दो समीकरण बनेंगे, एक कंडीशन से हमने एक समीकरण बना लिया। अब दूसरा कंडीशन के बारे में सोचते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, देखिए आगे दिया है, यहां से स्टार्ट है दूसरी कंडीशन, यदि लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बहुत आराम से समझिएगा, जब कभी भी ऐसा केस आता है, यह इससे इतना ज्यादा है, यह इससे इतना कम है, यह इसके इतना गुना है, तो आपको बिल्कुल आराम से कुछ नहीं करना है। पहले बात तो जो सेकंड शर्तानुसार है इसको ऐसे लिख दीजिए, सेकंड शर्तानुसार, आपने यहां पे आराम से लिख देंगे सेकंड शर्तानुसार। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अब बात को ध्यान समझो, एक तरफ लिख दो लड़कों की संख्या, बराबर लगा के लिख दो एक तरफ लड़कियों की संख्या। ध्यान से मेरी बात को समझो, एक तरफ आपने लड़कों की संख्या लिख दिया, अब एक तरफ लड़कियों की संख्या। अब मुझे पता है कुछ कोई ज्यादा है कोई कम है, कौन ज्यादा है कोई कम, कौन है कम है बाद में बात करेंगे। देखो ध्यान से, तराजू आप लोगों ने देखा है, हाँ, जिसमें फल वगैरह सब्जी वगैरह नापते हो ना, तौलते हो, वही वाला तराजू, वो वाला नहीं आजकल जो चल गया है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, वो जो जिसमें बटखरा रखते हैं 1 किलो का 2 किलो का, और एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, वो वाला, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझिए। यहां पर ये जो बराबर दिखा रहा है बच्चा, ये बराबर दिखा रहा है कि ये दोनों पलरे जो दो साइड होते हैं ना, दोनों साइड इक्वल है, ये बता रहा है एक्स और वाई अभी दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो अब तराजू वाले में क्या होता है, जो जिसका वजन ज्यादा होता है वो बच्चा नीचे होता है कि नहीं होता है, जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे होगा, जिसका वजन कम होता है वो ऊपर होता है। तभी तो वजन कम होता है तो ऊपर रहता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, तब तक डालते हैं जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। आप भी यही करो, आपको भी ये बराबर करना है। अभी आपको पता है लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो y है, y का पलड़ा अभी भारी है, मतलब ये नीचे है और लड़के ऊपर है, तो इनको हमको बराबर लाना है, दोनों को इक्वल पैरेलल लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ज्यादा है, y की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है। तो 4 बच्चा अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं, 4 इसमें प्लस कर देते हैं, देखिए दोनों बराबर हो गए। ध्यान से देखिए, अभी ये y नीचे है और x ऊपर है, जब इसमें 4 हम रख देंगे तो ये नीचे आएगा कि नहीं, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, मेरी बात को समझ रहे, अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये समीकरण इस तरीके से होगा। अब यहां से इसको आप इतना ही मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। दो कंडीशन से आपने 2 समीकरण बना लिए। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई समझ में? चलो, अब क्वेश्चन में यही बोला था हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, बट वो बनाना है बच्चा ग्राफी विधि से। किस विधि से बनाना है, ग्राफ की मदद से बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने का तरीका मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, पहला समीकरण लेते हैं, देखो ध्यान से, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 10 है, x प्लस वाई इक्वल 10 दिया है, यहां से आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपसे बताया था कि किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो x की वैल्यू निकाल लो और या तो y की वैल्यू निकाल लो। यहां से बच्चा अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 10 है, प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस इतने पे छोड़ दो। x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालो, आप फ्री हो, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की। मैंने तो y की वैल्यू निकाला है, आप x की भी निकाल सकते हो। यहां पे देखो, फिर बच्चा आप ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ग्राफ बनाने के लिए बच्चा कम से कम आपको 2 बार x की वैल्यू और 2 बार y की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 2 बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर बच्चा y की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, y की कुछ भी वैल्यू रखोगे, x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही आपको। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू हम 5 रख देते हैं। देखिए ध्यान से, y की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे समझ लो, अगर y की वैल्यू आप 5 रखेंगे, देखो x इक्वल 10 माइनस y की जगह पर 5 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
y की जगह पे 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। हमको एक सोल्यूशन मिल गया है, हमको एक सोल्यूशन मिल गया। इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, जगह कम है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। दूसरा देखो, अब y की जगह पे और कुछ रख दो। आप कहेंगे सर y की जगह पे हम 6 रखेंगे, रख ले भाई, क्या दिक्कत है, रखो। अगर y की जगह पे 6 रखोगे तो 10 में से 6 जाएगा। y की जगह पे अगर 6 रख रहे हैं तो 10 में से 6 जाने पे कितना आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। देखिए दो निर्देशांक आपको मिल गए, 5,5 और 4,6 मिल गया। एक समीकरण, पहला वाला समीकरण लिया हमने, यहां से सोल्यूशन निकाल लिए, दो बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब जो काम हमने समीकरण नंबर 1 के साथ किया है वही काम हम समीकरण नंबर 2 के साथ करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, यहां पर लिख लेना बच्चा समीकरण 1 से। अब यहां पर क्या दिया है, x प्लस 4 इक्वल y। यहां ध्यान से देखिए, यहां देखो मैंने क्या बोला है, समीकरण आएगा वहां से आप x या y की वैल्यू निकाल लेना है। यहां देखो ऑलरेडी y की वैल्यू निकली हुई है, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू निकली हुई है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है। तो आप कम से कम ऐसे बना लेंगे फिर इसे, इसको x और y को। अब बताओ यहां पे x की कुछ भी वैल्यू रख दो, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 0 रख दीजिए ना। अच्छा भाई ठीक है, रख दो। x की अगर वैल्यू 0 रखेगा तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहां पे 0 प्लस 4, 0 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा, आप कहेंगे सर 4 ही आएगा, क्या छोटी सी बात कर रहे हैं, हाँ भैया ठीक है। दूसरा चीज, अब x की जगह पे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 40 रख दो, 50 रख दो, जो रखो, जो मन करे वो रख दो। बस यहां ध्यान से देखना, जैसे ये वैल्यू 5 है तो इसी के बीच में, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू 5 आ रही है, एक वैल्यू 50 आ रही है। तो भैया उस 5 और 50 को ग्राफ में एडजस्ट कैसे करोगे, आप रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन ग्राफ में भैया एक 5 है एक 50 है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। इस वजह से हम यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर x की वैल्यू ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर आप यहां 1 रखोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, ये बन गया। इसके भी दो निर्देशांक मिल गए हैं, अच्छा इसके भी दो निर्देशांक मिल गए हैं। अब इनसे हम लोग बनाते हैं ग्राफ, इससे बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ हमें बताएगा कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। चलिए बनाते हैं ग्राफ को बच्चा। देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, ये x है और ये आपका y, ठीक। इधर आपको पता है इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। सबसे बड़ी वैल्यू 6 है इसलिए आप चारों डायरेक्शन में 6 6 बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी बनाइए बच्चा, 1 2 3 4 5 6। ये सारी वैल्यू निगेटिव में रहेगी, ठीक है, ये सारी वैल्यू निगेटिव में रहेगी, इसको निगेटिव बनाइएगा। और नीचे भी निगेटिव रहता है तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो कोई भी ये आपको पता है कि ये मूल बिंदु होता है, यहां से यहां तक की दूरी एकदम बराबर होगी। यहां जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं, जैसे ये देखिए 5 से 6 के बीच में बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, 5 से 4 के बीच में, इन सब बॉक्सों की बीच की दूरी बराबर होगी। चाहे यहां के एक बॉक्स ले लो, कहीं का एक बॉक्स उठाओ, उन सब की बीच की दूरी बराबर होगी। तो मेरे पास तो यहां स्केल नहीं है, हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी बनाइए स्केल से नाप नाप के बनाइएगा। मतलब एक यहां से लेकर जितनी दूरी होगी वहां इतनी भी दूरी होगी, उतनी दूरी इधर होगी, उतनी दूरी इधर होगी, सभी की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब पहला पॉइंट आपको बनाना है 5,5। अब देखिए यहां से 2 पॉइंट आ रहे हैं आपको, कौन से, 5,5 आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है 4,6, ठीक है, x वाला और y वाला, x वाला और y वाला। तो पहला पॉइंट 5,5 कहां जा रहा है बच्चा, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 5 यहां जा रही है और y की वैल्यू 5 यहां जा रही है। x की वैल्यू 5 यहां, y की वैल्यू 5 है, ये दोनों कहां किस बिंदु पर जाएंगे बच्चा, तो ये बिंदु लगभग यहां पर आ जाएगा। ये बिंदु आपको 1 मिल गया है। दूसरा बिंदु 4,6, x की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 है। ये 4 है और ये कितना है, 6, लगभग यहां पे, नहीं थोड़ा सा 3 पे आ गया है, इसको इधर कर लो, ये 4,6 यहां पे जाएगा इस जगह पे।
तो अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला देना है। तो आपको दिख रहा होगा बड़ा छोटी सी लाइन है, तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को आप बड़ी कर लीजिए, इस लाइन को इधर भी बढ़ा लो और इधर भी बढ़ा लो। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर से बनाते हैं। पाँच कॉमा 5 यहां आएगा, 4,6 यहां आएगा। इन दोनों को आप मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, इधर भी बढ़ा दीजिए और आप इधर भी बढ़ा दीजिए। ठीक, ये आपका बन गया एक ग्राफ। हाँ, ये थोड़ा सा नागिन डांस कर रहा है, बट आप लोग स्केल से बनाना तो सीधे बनेगा। ठीक है, हंसो नहीं ज्यादा। इधर देखो, दूसरा बिंदु क्या बनाना है, 0,4। दूसरे बनाना है आपको 0,4 और दूसरे इससे बनाना है 1,5। 1,5 देखो 0,4 कहां जा रहा है बच्चा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 0,4 लगभग यहां आएगा, इस बिंदु पर जाएगा। और दूसरा क्या है 1,5, तो एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, ये लगभग यहां जा रहा है। बस ये दोनों बिंदु दिख रहे हैं ना, ये दोनों को मिलाकर आगे बढ़ा दो, ये दोनों को मिलकर देखो आगे बढ़ा दो। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों बिंदु बच्चा इस बिंदु पर देखो, जहां पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं वही इसका निर्देशांक हो जाएगा। मतलब ये समझिए, ऐसे ये काट रहा है, जिस बिंदु पर काटा है उसका एक सोल्यूशन होता है प्रतिच्छेदी में, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक। अब आपको पता है कि कोई भी बिंदु होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स कॉमा वाई, उसकी वैल्यू क्या होती है एक्स कॉमा वाई, तो यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू ये कितनी जा रही है, एक्स की वैल्यू जब आएंगे तो ये एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, देखो नीचे यहां से ले आओगे 3 आएगा, और वाई की वैल्यू जब ले जाएंगे तो ये 7 जाएगा। कितना जाएगा 7। इसका मतलब एक्स का मान 3 हो गया है और वाई का मान कितना हो गया 7 हो गया है। एक्स का मान 3 और वाई का मान 7। अब ध्यान से देखो, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 7 है बच्चा, तो क्या हमने जो लड़कों की संख्या मानी थी एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 3 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई है 7। तो जो हमको निकालना था निकल गया कि नहीं। तो यहां पे लास्ट बार लिख सकते हैं ऐसे कि अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 होगी तथा लड़कियों की संख्या कितनी होगी बच्चा, ये होगी 7। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो देखो लड़के 3 हैं, लड़कियां 7 हैं, तो 3 अधिक है कि नहीं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो आपको ऐसे ही बच्चा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। थोड़ा जगह की कमी थी इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आप इसको एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। हो गया सबका? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इसका मूल्य ज्ञात करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसे भी सॉल्व होगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया तरीका कि जब आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है क्या हमको निकालना है। जो हमको निकालना रहेगा उसी को मान लेंगे, जो भी आपको निकालना है उसको मानना है। तो ध्यान से देखिए यहां निकालना क्या है, कलम की कीमत और पेंसिल की कीमत, यही दोनों ने निकाला। एक पेंसिल का मूल्य बताना है और एक कलम का मूल्य बताना है, तथा एक कलम, ये 2 बार लिखा गया है। हाँ, ये थोड़ा गजनिया गया था, ये 2 बार लिख दिया है। तो एक कलम तथा समझो एक पेंसिल की कीमत और एक कलम की कीमत आपको निकालनी है। तो जो निकालना है उसी को मानेंगे, जो निकालना है उसी को मानेंगे। तो मानिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, x रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपीज।
एक पेंसिल की कीमत x रुपए और एक कलम की कीमत y रुपीज है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा। क्या देगा? आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा और दो कंडीशन से आप दो समीकरण बनाओगे। ढूंढते हो कंडीशन क्या क्या है, देखो ध्यान से। पहले यहां पे लिख लो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक। आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, प्रथम प्रश्नानुसार। तो यहां पे क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। अच्छा, 5 पेंसिल है, 7 कलम है। जैसे आप गए हैं मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे आपने सामान खरीदा, मान लेते हैं आपने 5 पेंसिल खरीद लिया, 5 पेंसिल खरीदा, मानते हैं, समझते हैं। मार्केट गए हो, आपने वहां पे दुकानदार से पूछते हो भाई पेंसिल कितने रुपए की है, वो बोला कि जो एक पेंसिल है वो 10 रुपए की है। महंगी लग रही है क्या? अरे मान लो भाई, तुमसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूं कि पेंसिल के पैसा दे दो 10 रुपए। मान लेते हैं कि एक पेंसिल 10 रुपए की है। अच्छा, और एक पेन कितने का है? वो 5 रुपए का। आप कह रहे हैं सर उल्टा कर रहे हैं आप तो। हाँ, उल्टा ही पढ़ो, क्या दिक्कत है। एक पेंसिल 10 रुपए, एक पेन 5 रुपए का। अच्छा बताओ, आपने 4 पेंसिल लिया, कितने पेंसिल लिया? तो एक पेंसिल 10 रुपए की, 4 पेंसिल आप आसानी से कहेंगे सर 40 रुपए का। तो ये 4 का गुणा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये 40 रुपए हो गया। एक पेंसिल 10 रुपए का तो 4 पेंसिल 40 रुपए का। एक पेन 5 रुपए का तो 5 पेन कितने को हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 25 रुपए का। ऐसे ही होगा कि नहीं? तो देखो, यह है कीमत, यह है मूल्य, और यह है यह है एक पेंसिल और एक पेन की कीमत, और यहां पर है संख्या, पेंसिल की संख्या और पेन की संख्या। तो जब इन दोनों को गुणा करते हो तो 40 आ रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर रहे हो 25, और दुकानदार को टोटल पैसा कितना दोगे? तो आप इनको जोड़ के बताओगे सर आप 65 रुपए दोगे। कितना दोगे? 65 रुपए। इसका मतलब ये जो देखो ध्यान से, ये 10 गुणे 4 ये, और साथ में 5 गुणे 5, इसको जोड़कर ही 65 रुपए आ रहा है। इसको जोड़कर ही 65 आएगा। तो 10 गुणे 4 का मतलब 40, और 5 गुणे 5 का मतलब 25, ये 65 रुपए। तो बस इसको भी समीकरण को ऐसे ही बनाना है, इस फॉर्म में। देखो प्रथम शर्तानुसार में, अच्छा 10 क्या है? आप कहेंगे सर पेंसिल की कीमत। तो यहां पर बताओ पेंसिल की कीमत कितना हमने माना है? एक पेंसिल की कीमत आपने x माना है, एक पेंसिल की कीमत आपने x मान लिया है, x गुणे। अच्छा ये बताओ ये 4 क्या है? आप कहेंगे सर पेंसिल की संख्या। ये 4 क्या है? पेंसिल की संख्या। तो यहां बताओ पेंसिल की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 कर लिया। प्लस लगा है, आप प्लस लगा दीजिए। ये 5 क्या है? अब आप कहेंगे सर 5 जो है वो पेन की कीमत है, पेन का मूल्य है, और यहां पर आपने पेन का जो मूल्य है वो कितना माना है? y। तो y इंटू, फिर बताओ ये 5 क्या है? आप कहेंगे सर पेन की संख्या है, कलम की संख्या है। तो यहां बताओ कलम की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 7। और ये सब को जब सॉल्व करेंगे तो टोटल पैसा कितना दे रहा है? वो 50 रुपए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 5x प्लस इसको सॉल्व करोगे 7y बराबर 50। ये बन गया समीकरण नंबर 1। आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बेहतर ढंग से। चलो समीकरण में सेम इसी कंडीशन से बच्चा दूसरे को बना दो। तो मैं बताता हूं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कुछ करना ही नहीं है भाई, तुमने पेंसिल की कीमत मान लेना है, पेन की कीमत, पेंसिल जैसा भी क्वेश्चन रहेगा जो दिया उसकी कीमत मान लिया। उसके बाद 7 पेंसिल है तो पेंसिल को x माना है तो 7x कर दो, कलम को तुमने y माना है तो प्लस 5y कर दो, और बराबर में जो संख्या लिखा है वो संख्या लिख दो, 46 से 46 कर दो। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। नहीं समझ में आया? देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बोला? 7 पेंसिल है तो भैया पेंसिल की कीमत तुमने x माना है तो 7 में x का गुणा कर दो, प्लस लगाओ। 5 पेन बोला है तो पेन की कीमत कितनी है? y रुपए, तो 5y कर दो, यही बराबर हो जाएगा बच्चा 46 के। बस ऐसे ही बनाना है आपको, जैसे इसमें बनाना होता तो ये क्या करते हम, 5 है तो 5x कर देते, प्लस लगा के 7 है तो 7y कर देते, और बराबर में कितना है? 50 कर देते, 50 कर देते। देखो हम लोगों ने सॉल्व करके यही लाया है, 5x प्लस 7y बराबर 50। आया मजा? आओ अब देखते हैं सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार सेकंड शर्तानुसार में क्या हो जाएगा बच्चा? 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया।
ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 बन गया बच्चा। अब इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिए, ग्राफ बना के अपने से सॉल्व करिए, ग्राफ बना के अपने से भी सॉल्व करिए। इसको जब आगे सॉल्व आप करेंगे ना तो एक के तो कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे आसानी से, दूसरा जब निकालने जाओगे तो एक वैल्यू नहीं निकलेगी, वो दशमलव में आ जाएगी। तो दशमलव में निकाल के ही आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है। अभी परेशान तुम लोग ना हो कि सर वर्ड प्रॉब्लम 2 ही आई, अभी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी वर्ड प्रॉब्लम का पूरा खजाना बचा हुआ है, पूरा खजाना बचा हुआ है। आपको मैंने ग्राफ पहले ही बताए हैं, इससे पहले भी ग्राफ कैसे बनता है बताया है, अभी भी बताया है, और इसके बाद भी ग्राफ बताऊंगा। एक पूरा का पूरा क्लास ही लूंगा जो पूरा पूरा ग्राफ पे होगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और जगह भी लेकर, इसमें थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए ग्राफ नहीं बना रहे हैं। एक पूरा प्रॉपर क्लास रहेगी ग्राफ के बारे में। पिछले क्लास में मैंने ग्राफ बताया, फिर भी बताऊंगा, परेशान ना हो। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं और बेहतर ढंग से समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती। सीधे सीधे यार ये क्वेश्चन घुमा रहा है हमसे, और लेकिन हमको घूमना नहीं है, घूमोगे तो चक्कर आ जाएगा, फिर तुमको लोग कहेंगे पी क्या होगा भाई। अब ऐसे इसे करोगे तो क्या होगा है। तो इसीलिए घुमा रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। देखो आराम समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, वो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको 2 समीकरण देगा और 2 समीकरण देकर आपसे ये पूछेगा बताओ प्रतिच्छेदी का है कि समांतर का है कि समपाती का है। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन। समीकरण दे देगा, बताओ प्रतिच्छेदी का है, समांतर का है, समपाती का। वही क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। अच्छा सर याद आ रहा है, आपने ऐसा बताया था। ऐसे में क्या करना रहता है सर, आपने ये बताया था सर कि a1/a2 निकाल लेना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। निकालने के बाद वो जो आपने फॉर्मूला बताया था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, उसमें रखेंगे, जैसा कंडीशन बनेगा वो हो जाएगा। तो क्या सर आप बताएंगे नहीं क्या इसको? बता रहा हूं, परेशान ना, बता रहा हूं पूरा प्रॉपर वे में कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए, अब आराम से ध्यान से देखिए। ये मानते हैं समीकरण नंबर 1 है और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2 है। आपने ऐसा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। अब पूरा प्रॉपर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 जो है उसको लिख दीजिए 5x इक्वल 4y प्लस 8, ये दिया है बच्चा। अब इसको क्या करना है, इसको आपको मानक रूप की तरह बना देना है। मानक रूप क्या कहता है, मानक रूप ये कहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये होता है मानक रूप। इस समीकरण को भी आपको मानक रूप में बनाना है। मानक रूप में मतलब ये होता है बस बराबर को उधर 0 कर दो, बराबर को उधर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन इधर देखो बराबर को उधर संख्या है ना, घसीट के इधर लाओ, अरे संख्या उधर इधर लाओ भाई। तो ये करेंगे 5x और बच्चा ये दोनों नंबर को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएंगे तो -4y, ये प्लस में इधर है तो -8 इक्वल 0। नहीं समझ में आया? क्यों भाई, आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर रहा है, बराबर को उधर जो भी संख्या रहती खींच के इधर लाना है। अरे आसानी से आया तो घसीट लिया करो, आ गया। अब यहां से अगर ये आ गया बच्चा, अब आपको किसका मान निकालना है, a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। तो अब लिखेंगे कैसे, अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए भाई। करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। a1 क्या होता है, आप कहेंगे सर x का गुणांक, तो यहां बताओ x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे सर 5 है। इसका मतलब a1 का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। a1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब बताओ b1 क्या है, y का गुणांक, तो b1 y का गुणांक क्या है, 4 है। नहीं साइन भी देखो माइनस में है, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू -4। ऐसे ही आप c1 निकाल लो बच्चा। देखो c1 पूरा का पूरा अचर पद होता है, तो यहां -8 है, c1 की वैल्यू -8 आ गई।
बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चलो चलो, अब उसके बाद दूसरा समीकरण लो। ये पहले समीकरण से हमने इतना सॉल्व किया, अब समीकरण नंबर दूसरा लो। इसका मतलब हम करेंगे कलर को चेंज। हाँ, कलर चेंज करने में मजा आता है। तुम लोग ये बताओ कौन सा कलर सबसे बेहतरीन लगता है तुमको? ऐसा कौन सा कलर है जिसको लिखते हैं तो बहुत अच्छा, आपकी आंखों को बहुत सुकून मिलता है? आप बताइएगा जरूर। अब यहां पे देखो दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब तुम तो खुश हो गए होगे, अरे वाह सर, ये तो ऑलरेडी बराबर को उधर 0 दिया है। अरे 0 दिया है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 उधर ना दिया होता तब खींचते, लेकिन 0 दिया है तो आपको मेहनत करने की कोई जरूरत है नहीं। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला तो तुलना करके a2 b2 c2, ई का निकल गया, हाँ a2 b2 c2 को मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर बस कर दीजिए। तो बताओ a2 की वैल्यू आप बताइए। a2 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, x का गुणांक 7। जो a होता है ना बच्चा, जो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, चाहे a1 निकालना हो या a2 निकालना हो, बस आप देखो कि x के साथ गुणा में क्या लगा है। अगर आपको b1 की वैल्यू निकालनी हो, b2 की वैल्यू निकालनी है तो आप y को देख लीजिए, और आपको c की वैल्यू निकालनी है तो अचर पद देखो जिसमें ना तो x लगा हो ना तो y लगा हो। यही करते हैं हम लोग। b2 की वैल्यू निकालना है तो y वाला देखो 6 है। अगर आपको c2 की वैल्यू निकालना है बच्चा तो कोई भी ले लो, -9 ले लो। तो यहां से आपको a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान निकल गया। बोलो, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ गया। फिर आगे के बारे में बात करते हैं, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर अब आप वही करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे, b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे और c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे। हाँ बच्चा, यही करने वाले हम लोग। तो यहां पर निकालते हैं a1 अपॉन a2। देखो a1 का मान यहां से कितना है, 5 है। a1 का मान 5 है और a2 का मान कितना है, 7 है। अब ये कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो a1 अपान a2 की वैल्यू आ गई 5/7। वैसे ही बच्चा आप b1 अपान b2 निकाल लो, b1 अपान b2 निकाल लो। b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान कहेंगे सर -4 दिया है, वेरी गुड, b1 का मान -4 दिया है। b2 का मान कितना दिया है, आप कहेंगे सर 6 दिया है, भाई रख दो। क्या ये कैंसिल आउट होगा, आप कहेंगे सर हाँ कैंसिल हो जाएगा, किससे, 2 से, काट दो। तो ये जब कटेगा तो 4 कटेगा 2 बार में, तो -2 और नीचे आ जाएगा 3। तो इसका मतलब b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी आई है, -2/3। अब आप कहेंगे सर c1 अपान c2 भी निकाल दीजिए, निकाल देते हैं बच्चा। तो c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -9। अब ये बताओ, ये दोनों संख्याएं तो कैंसिल होगी नहीं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये और नहीं सॉल्व होगा तो ये 8/9 हो जाएगी। अब बच्चा ध्यान से देखो जरा इसको, क्या 5/7 इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्या यह इसके बराबर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अरे गधा, जब तीनों बराबर नहीं है इसका मतलब आप कहेंगे कि अतः a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और तीनों अगर बराबर नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जब तीनों बराबर नहीं होती इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो अब इसको लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चा, आपको ऐसे ही पूरा विधिवत लिख के करेंगे, आपका 0.000 नंबर भी नहीं कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आओ बच्चा अगले क्वेश्चन पे।
सेकेंड पार्ट इसका, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है। इसमें भी आपको वही करना है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 यहां दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, यही होगा। अब बताओ, ये ऑलरेडी बच्चा मानक रूप में है, बराबर उधर 0 के, कुछ नहीं करेंगे, तुलना कर दीजिए। यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर। कर दिया बच्चा। वैल्यू निकालिए, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। जल्दी जल्दी निकालो तुम लोग, बताओ जरा, कमेंट करो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, c1 की वैल्यू। देखो आप पहले निकालते हो कि मैं? आप लोग कमेंट करो, मैं इसमें लिखता हूं। देखो कौन जल्दी लिखता है। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12। देखो मैंने तुमसे तेज लिख दिया। अच्छा ठीक है भैया, हो गया। दूसरा समीकरण लेते हैं, वहां से आप उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण लिया है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसकी भी तुलना कर देंगे क्योंकि बराबर उधर 0 है, तो यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। कर दिया। अब वैल्यू निकालिए बच्चा, a2 की वैल्यू, फिर कमेंट करो जल्दी से, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। स्पीड देखना है तुम लोगों की। तो देखो a2 जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 18। b2 क्या होता है बच्चा? y का गुणांक होता है, तो वो हो जाएगा 6। और c2 क्या होता है बच्चा? जो लास्ट में लिखा रहता है, मतलब 24। ये कुछ और लिखा रहा है, (24). अब इसके बाद क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसके बाद हम लोग a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यहां लिखिए a1 अपान a2। बताओ भैया a1 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 9 है। a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू यहां से 18 है। देखिए a1 की वैल्यू यहां से 9 है, a2 की वैल्यू 18 है। इसको जरा सॉल्व करो, 9 से 18 को निपटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 निपट गया, 1/2 आ गया। उसके बाद बच्चा b1 अपान b2 निकाल लीजिए। b1 अपान b2 इक्वल, b1 की वैल्यू आप कहेंगे सर 3 है, लिख दो भाई 3 है तो। और b2 की वैल्यू आप कहेंगे b2 की वैल्यू किधर गई? कहां है? 6। वेरी गुड। इसको जब निपटाएंगे बच्चा तो ये भी 1/2 आएगा। अरे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसके बाद बच्चा आप c1 अपान c2 निकालेंगे, c1 अपान c2 निकालेंगे। c1 की वैल्यू ढूंढिए, 12 आएगा और c2 की वैल्यू बच्चा कितना आएगा? 24 आएगा। नहीं समझ में आया? आ रहा है। इसको भी आप क्या करोगे? कैंसिल करोगे। किससे कैंसिल होगा? तो आप कहेंगे सर ये 12 से एक बार में कटेगा और ये 12 से 2 बार में कटेगा। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ गया? 2। वाह सर, यहां तो यहां भी 1/2 आ गया, यहां भी 1/2 आ गया, यहां भी 1/2 आ गया। हाँ भाई 1/2 आ गया। तो अरे सर अगर तीनों बराबर होता तो हमको याद है, क्या याद है? अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर होता है तो तब वह किस रेखा को निरूपित करता है? आप कहेंगे सर संपाती रेखा को, क्योंकि वहां पे आपने बताया था कि जहां पे तीनों बराबर हो जाते हैं वह जो रेखा होती है वो संपाती होती है। वेरी गुड बच्चा, आंसर आपका यही होगा। बस इसी को आप लिख दीजिए। यहां पर कैसे लिखेंगे? देखिए मैं लिख भी देता हूं। यहां पे आप लिखेंगे यहां a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। यहां a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है।
अतः दिए गए समीकरण संपाती रेखा को निरूपित करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अतः दिए गए समीकरण संपाती रेखा को निरूपित करते हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। आइए बच्चा आगे चलेंगे। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब ये इसका थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी देखो बराबर को उधर इसको समीकरण 1 कर लो और इसको समीकरण 2 बना लो। यहां पे लिखो समीकरण 1 से क्या दिया बच्चा? समीकरण 1 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दो, यहां पे लिख दो लेने पर, मतलब 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 लेने पर। अब इसकी तुलना करो तो लिखेंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर। अब यहां से बच्चा जब करेंगे ना तो a1 का मान निकलेगा। बताइए a1 का मान x का गुणांक कितना है? आप 6। अब तो सीख गए होंगे आप लोग। b1 का मान आप कहेंगे सर y का गुणांक है, तो b1 का मान -3 है। c1 का मान आप कहेंगे सर ये अचर पद होता है, तो कितना अचर पद है? यहाँ पे 10 है। तो यहां से आपको a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान मिल गया। अब आप निकाल दीजिए अगले समीकरण से। समीकरण नंबर 2 ले लो, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। अब जब यहां समीकरण नंबर 2 लेंगे आप, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस, नहीं 2x माइनस है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0 लेने पर। अब इसकी भी तुलना कर दीजिए मानक सूत्र से। तो लिखेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बच्चा ऐसे हूबहू लिख के करना है, बिना लिखे नंबर आपको मिलने वाला है नहीं। अगर एमसीक्यू में आ गए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर सॉल्व करने में आए तो लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। बताइए a2 की वैल्यू देखो, a1 b1 c1 जो ये होते हैं, ये अगर मैं कहता हूं a का मान निकालना तो x का गुणांक देखो, b का वैल्यू निकालो तो y का गुणांक देखो, c का मतलब अचर पद देखना है। तो a2 निकालना है तो x का गुणांक देखो कितना है भाई? 2 है। b2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि देखिए यहां पर y के गुणांक कुछ नहीं है, तो जब y के गुणांक कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेते हैं, माइनस लगा है इसलिए -1 हो जाएगा। c2 की वैल्यू बच्चा आप कहेंगे सर c2 की वैल्यू 9 दिया है, 9 लिख दो। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे सर यहां पर आप a1 निकाल लो, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालिए। यहां पे लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर, तो a1 की वैल्यू 6 नंबर है और a2 की वैल्यू 2 नंबर। क्या कैंसिल आउट होगा? आप कहेंगे सर हाँ कैंसिल हो जाएगा, 3, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो इसका आंसर a1 अपान a2 की वैल्यू आ गई है 3। अब निकाल लो b1 अपान b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। b2 की वैल्यू कितनी है? -1 है। देखो बच्चा -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब 1 से 3 कटेगा 3 बार में, तो
तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3। अब इसके बाद निकाल लो C1 अपान C2 निकाल लो, C1 अपान C2 निकाल लो। तो C1 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू 9 है। तो अब ये 10/9 ये तो किसी से कटेगा नहीं, 10/9 किसी से कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे? इसका सर आंसर यही होगा। अब ध्यान से देखो जरा, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2, ये दोनों देखो आपस में बराबर हैं बच्चा, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 अपान A2 और A1 अपान A2 B1 अपान B2 आपस में बराबर है, बट तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो याद करो, जहां पे आगे वाले दोनों बराबर होते हैं और तीसरा वाला बराबर नहीं होता, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? समांतर होता है। लिख दो इसी को, बस इसी को ऐसे लिख देना है आपको। देखो लिखेंगे यहां पर, यहां A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2 है। अगर ऐसी कंडीशन है बच्चा, तो अतः दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण किस रेखा को निरूपित करेंगे? दिए गए समीकरण समांतर रेखा को निरूपित करते हैं, समांतर रेखा को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। गुड। इस तरीके से बच्चा हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्नावली 3.1 का, वह भी कुशल पूर्वक संपन्न हो गया। हाँ, जैसे यज्ञ वगैरह होता है कुशल पूर्वक संपन्न होता है, वैसे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। हो गया बच्चा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में बच्चा हम लोगों ने यह देखा कि अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, और उन समीकरणों से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, और उस ग्राफ से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब समीकरण है, उसको ग्राफ में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहला चीज तो हमने ये सीखा। दूसरा चीज हमने क्या सीखा? दूसरा चीज हमने ये सीखा बच्चा कि अगर हमारे पास कोई समीकरण, दो समीकरण दे देते हैं, तो हम ये कैसे बताएंगे कि यह किस रेखा को निरूपित करते हैं। तो हम बताएंगे कैसे? A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 निकाल करके। समझ में आ गया? तो आप लोग ये जो जो पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों को PDF मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका PDF बच्चा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि PRS का टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, और जो जुड़ गए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो वाह वाह। तो PRS ALD टेलीग्राम पे जाकर PRS ALD आप लोग सर्च करेंगे, वहां पे PRS द फ्यूचर एकेडमी का चैनल आ जाएगा, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अभी तक जितना भी पढ़ा दिया गया है सबका PDF वहां पहुंच गया है, इसका भी PDF वहां पे डाल दिया जाएगा। तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं तक संपन्न करते हैं। थैंक यू।